विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे थे हम। उसमें जो आज का टॉपिक है हमारा वो है महासागरीय जल का तापमान एवं लवणता। महासागरीय जल का तापमान एवं लवणता। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले महासागरीय जल की लवणता पढ़ा देता हूँ, उसके बाद में महासागरीय जल का तापमान पढ़ाऊंगा। ठीक है, यहाँ से मेंस में क्वेश्चन बनता है। अगर आप उत्तराखंड पीसीएस मेंस लिख रहे हो तो वहाँ से क्वेश्चन तैयार करने के लिए लगभग बड़ा क्वेश्चन बनेगा, 16 नंबर 8 नंबर बड़े क्वेश्चन बनते हैं। जो छोटे छोटे होंगे वो मैं बीच में पूछ लूँगा आपसे। ठीक है, कैसे चैप्टर शुरू करते हैं कि महासागरीय जल की लवणता। ठीक है, सबसे पहले तो महासागरीय जल की लवणता बोलते किसको हैं ये पता होना चाहिए। अगर देखो जब मेंस लिख रहे होते हैं ना, जब क्वेश्चन आएगा महासागरीय लवणता, तो आदमी अगर उसने पढ़ा नहीं है पहले तो ब्लैंक हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, ना तो बोर्ड पे लिखा हुआ उतना इंपॉर्टेंट होता है, ना क्या बोलते हैं नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं नीले पेन काले पेन से। सबसे इंपॉर्टेंट पहले जो होता है, पहले आपने उनको आत्मसात करना, जो शब्द होते हैं ना उनको दिमाग में रखना है। तो पहले श्रवण ज्ञान होता है, समझते हो श्रवण ज्ञान क्या होता है? सुन के पहले उसको पकड़ना सीखो। जैसे जब कोई गाना आता है, नया गाना, क्या करते हो आप? उसे सुनते हो, है ना, और सुन के वो आपको याद हो जाता है, होता है। सबसे ज्यादा बार जो आपने गाना सुना है बचपन से लेके अब तक, वह है आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे संसार की शादी। जब मैं छोटा था तब से सुन रहा हूँ, अभी तक वो शादियों में बज रहा है। उसको आप मेरे माना, मुझे नहीं पता कि मैं कितना, मतलब मेरी आयु कितनी है, पर ऊपर वाले ने माना 100 साल दे दी। और 100 साल में भी अगर आपने मेरे से पूछा आज मेरे यार की, मेरा आंसर होगा शादी है। और अगली लाइन में खुद बोलूँगा कि जैसे लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। समझ में? तो पहले ना पकड़ना सीखो। अगर आपने अपने ब्रेन को थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो समझो फिर वो पूरा चैप्टर हाथ से निकल जाता है। सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ महासागरीय लवणता होती क्या है। तो शब्दों को पकड़ो, जो हिंदी माध्यम वाले हैं। सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। कितना आसान डेफिनेशन है। अगर आप मेंस में सबसे पहले अगर इस लाइन को लिखते हो तो यहां से पता चल जाता है कि उसके लिखने का पैटर्न है क्या। सागरीय जल के भार, सागरीय जल का कोई भार होता है? सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए लवणों। भाई सागरीय जल में लवण घुले हुए होते हैं कि नहीं होते हैं? तो पहले तो उसने बोल दिया कि सागरीय जल का भार एवं उसमें घुले हुए लवणों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। इसका मतलब सागरीय लवणता इज इक्वल टू सागरीय जल का भार, सागरीय जल का भार नीचे आएगा, मतलब सागरीय जल में घुले हुए लवणों की मात्रा। डेफिनेशन में भले ही हम ऐसे करके लिख रहे हैं, लेकिन जब उसको फॉर्मूले मतलब अगर उसको लिखना है तो सागरीय जल में लवण, जो घुले हुए लवण है उनका भार बटे सागरीय जल का भार। इतना समझ में आ गया? माना 1000 ग्राम सागरीय जल का भार है, क्या है, और उसमें माना 30 ग्राम नमक है। कितना? 30 ग्राम नमक है। तो उसको हम किस रूप में लिखेंगे? माना कोई सागर है, उस पूरे सागर से हमने 1000 ग्राम पानी लिया, वो नीचे आएगा क्योंकि सागरीय जल का भार कहाँ है? नीचे है। तो 1000 ग्राम, उसके ऊपर मैंने कहा 30 ग्राम नमक घुला हुआ है। उसमें क्या घुला हुआ? लवण घुले हुए हैं 30 ग्राम। तो ऊपर मैंने लिख दिया 30 ग्राम। अब इसको कैसे दिखाएंगे? माना मैंने पूछा कि अब इस सागर की लवणता कितनी है, तो आपने बोलना है 30/1000। क्या लिखना है? 30/1000। उठने की जहमत नहीं कर रहा हूं, यहीं से बता रहा हूं कि पर 1000 को जैसे परसेंटेज तो ऐसे लिखते हैं, हम लिखते हैं, दिख रहा है? पर 1000 को ऐसे लिखते हैं, गोला और मार देते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। क्या होता है? और इसका मतलब होता है 1/1000। और अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 30, इसका मतलब 1000 ग्राम में क्या है? 30 ग्राम क्या है? लवण घुले हुए। क्या है? लवण घुले हुए। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो मैंने अपनी सुस्ती का परिचय दिया। तो ऐसे में सोचना कि मैं उठ नहीं सकता था, बट जरूरत नहीं है। तो जहाँ पर जरूरी ना हो वहाँ पर ऐसे करा जा सकता है ना। 30/1000, इतना समझ में आ गया?
ठीक है जी, ये इतना समझ में आ गया होगा। अब महासागरों में लवणता का जो प्रभाव होता है, भाई महासागर में अगर लवणता है, किसी में कम होगी, किसी में ज्यादा होगी। अच्छा, पूरे महासागर की भी लवणता एक जैसी नहीं होती है। ये मत सोचना कि पूरे अटलांटिक ओशन की लवणता एक जैसी होगी, ऐसा नहीं होगा। आ गया अटलांटिक ओशन, ये रहा अटलांटिक। नहीं नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं है, ग्लोब में समझ जाओ। अटलांटिक ओशन में सारी जगह पे एक जैसी लवणता नहीं होती है, अलग अलग जगह पे सागरीय जल की लवणता अलग अलग होगी, अलग अलग लैटिट्यूड पर अलग अलग होगी। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब इनका प्रभाव, महासागर में लवणता का प्रभाव न केवल उसमें रहने वाले जीवों व वनस्पतियों पर ही होता है, वरन महासागरों की भौतिक विशेषताएं, तापक्रम, घनत्व, धाराएं, दबाव आदि पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। सागरीय जल की जो लवणता है उसका प्रभाव न केवल उसमें रहने वाले जीव जंतुओं व वनस्पतियों, बल्कि क्या, महासागरों की भौतिक विशेषताएं चेंज होंगी। लवणता से क्या होंगी? भौतिक विशेषताएं चेंज होंगी। महासागरों का तापक्रम पे डिपेंड करेगा, जहां पे तापक्रम ज्यादा होगा वहां पे लवणता ज्यादा होगी। अच्छा, कुछ लोगों का मानना है कि 0 डिग्री इक्वेटर पर लवणता सर्वाधिक होगी, बट नहीं होगी। 0 डिग्री इक्वेटर पर कुछ लोगों का मानना है, ऐसा दिमाग लगाओगे ना आप कि भाई इंसोलेशन जो है वो इधर ज्यादा मिलता है तो इधर लवणता क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अगर पृथ्वी को आप देखेंगे ना तो 2 हेमिस्फीयर हैं अर्थ पर। कितने हैं? 2 हेमिस्फीयर हैं। एक को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब गोले का आधा, उत्तरी आधा गोला, दक्षिणी आधा गोला। पृथ्वी को 2 भागों में अगर मैं काट दूं। अच्छा, पृथ्वी को जब हम ध्यान से देखते हैं ग्लोब को, तो ऊपर आपको स्थल खंड ज्यादा दिखाई दे रहा है, नीचे आपको जल ज्यादा दिखाई दे रहा है ना। इसको इसीलिए जलीय गोलार्ध बोलते हैं, इसको स्थल गोलार्ध बोलते हैं। इतना पता है आपको? ठीक है, बिल्कुल भी ध्यान इधर उधर मत करना पालिके। अब अयनवर्ती रेखाएं पता है आपको? भाई 0 डिग्री इक्वेटर पर ऊपर थोड़ा जाएंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखती है। क्या दिखती है नहीं, हमने बना रखी अध्ययन की सुविधा के लिए। 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर जब 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर जाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे जाते हैं 0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैंसर को बोलते हैं कर्क रेखा, कैप्रिकॉर्न को बोलते हैं मकर रेखा। इनको अयनवर्ती रेखाएं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयनवर्ती रेखाओं पर जो सूर्य का ताप है, मतलब टेम्परेचर है, वो ज्यादा होता है। इसलिए लवणता कहाँ पर ज्यादा होनी चाहिए? जो अयनवर्ती रेखाएं हैं उनके आसपास लवणता ज्यादा होनी चाहिए। 0 डिग्री इक्वेटर पर क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि 0 डिग्री इक्वेटर पर 3 बजे तक भयंकर गर्मी, 3 बजे के बाद भयंकर बरसात। तो माना 3 बजे तक इवापोरेशन हुआ, भाप उड़ी, तो लेकिन 3 बजे के बाद बरसात भी तो हुई भाई। तो लवणता ले दे के क्या हुई? एक बार तो ज्यादा हुई, फिर उसके बाद फिर क्या हो गई? पानी मिल गया उसमें, है ना। ये वैसे ही हुआ कि आपने क्या किया कि फ्राई पैन में नमक वाले पानी को उबाला और थोड़ी देर बाद जब खूब उबल गया, थोड़ा सा रह गया, लवणता बहुत ज्यादा होगी, फिर उसमें पानी डाल दिया, तो क्या लवणता बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। समझ में आ गया? अयनवर्ती रेखाओं पे कहा मैंने। अब अयनवर्ती रेखाओं पर भी कहां पर सबसे ज्यादा लवणता? कहां पर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाली अयनवर्ती रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास होगा, या सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास होगा? बताओ, है बताइए यार। फिर वही बात फिर बोल भी रहा हूं कि सदर्न हेमिस्फीयर कैसा? जलीय गोलार्ध है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कैसा है? स्थल गोलार्ध है। ज्यादा गर्मी कहाँ होगी? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी। कहां पर होगी? तो सबसे ज्यादा सैलिनिटी, जब आप अटलांटिक ओशन में ऐसा करना कि अंटार्कटिका से लेकर और आर्कटिक ओशन का सफर करना, एक पानी का जहाज लेना, उसमें बैठना, 1 कप जरूर ले लेना, हर जगह पर उठाना, पीना। तो क्या होगा
कि जब आप 20 से 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में जाओगे तो वहां पर सबसे ज्यादा क्या होती है, लवणता होती है। क्या होती है, समझ में आ गया? इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, पर मैंने कहा मुख्य परीक्षा में आपकी उत्तर पुस्तिका आपका परिचय होती है। अगर आपने लिखा नहीं क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तो फिर हो गया गड़बड़। क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, और यहाँ पर ये भले ही ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हों, लेकिन ये सब साइंस से कम कहीं नहीं है। तो इसको बड़े सिस्टमेटिक तरीके से क्या क्या आता है, रखा जाता है। वैसे भी मुख्य परीक्षा उस व्यक्ति की नहीं निकलती जो बहुत ज्यादा जानता है। मुख्य परीक्षा हमेशा उस व्यक्ति की निकलती है जो क्या है, पेश करना जानता है, जिसकी पेशगी बहुत अच्छी होती है। आप कम ज्ञान के साथ भी मुख्य परीक्षा निकाल सकते हो, और बहुत ज्यादा ज्ञान के साथ भी आप मुख्य परीक्षा से बाहर हो सकते हो। ये वैसे ही है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, लेकिन आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, रखने का तरीका, यानी आपने क्या कर दिया, उसी में सब कुछ क्या कर दिया, हौच पौच करके कर दिया, तो बेकार हो गया। और आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, प्रेजेंटेशन के पैसे होते हैं 5 स्टार होटल में। धनिया की 2 पत्तियां रखी हुई होती हैं, उसके भी पैसे होते हैं। क्या होते हैं, सॉस भी क्या होता है कि बनाया हुआ रहता प्लेट में, दो आंखें और एक मुंह बनाया हुआ होगा, उसके भी पैसे होते हैं। समझ में आया? तो सब प्रेजेंटेशन का खेल होता है। ऐसे मुख्य परीक्षा भी क्या है, प्रेजेंटेशन का खेल है। इतना समझ में आ गया? तो मैंने कहा केवल उसमें रहने वाले जीवों और वनस्पतियों पर ही नहीं होता है इनका लवणता का प्रभाव, वरन महासागरों की भौतिक विशेषताएं, तापक्रम, घनत्व, घनत्व मतलब डेंसिटी, घनत्व मतलब डेंसिटी, धाराएं, महासागरीय धाराएं जो होती हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है, दबाव आदि पर को भी प्रभावित करती हैं। अधिक लवण युक्त सागर देर में जमता है। क्वेश्चन पूछेगा यहां से प्री में, अगर किसी सागर की लवणता ज्यादा है तो क्या होगा, तो देर में जमेगा, देर में जमेगा और देर में गलेगा। आइसक्रीम वालों को देखा होगा आपने, सुबह सुबह बर्फ के साथ नमक ठोकते हुए डालते हैं, क्यों? ताकि जल्दी ना गले वो बर्फ, ठीक है। तो देर में जमता है भाई, अधिक लवण युक्त सागर क्या होता है, देर में जमता है, ठीक है। इसी प्रकार सागर का क्वथनांक या उबाल बिंदु या बॉइलिंग पॉइंट सामान्य जल से ऊंचा रहता है। फिर ये प्री का क्वेश्चन है, अधिक लवण युक्त जो सागर होगा उसका उबाल बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट सामान्य जल से ऊंचा रहता है। अगर लवणता अधिक है, ये पॉइंट पकड़ते रहो, अगर लवणता अधिक है तो वाष्पीकरण कम होगा। अगर लवणता अधिक है तो वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। सागरीय लवणता के कारण जल का घनत्व भी बढ़ता है। सागरीय लवणता अगर भाई किसी पानी में अगर नमक ज्यादा होगा तो उसका डेंसिटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी, है? अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो भाई जैसे डेड सी है, डेड सी कोई सी नहीं है, लेक है, इजराइल और जॉर्डन की बॉर्डर पर है। वहां कभी आप जाओगे, वैसे तो मत जाना अभी फिलहाल, पर माना आप वहां जाओगे, डेड सी में कूद मारना तो आप डूबोगे नहीं, क्योंकि उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है। या लेक वॉन में जाओगे आप, टर्की में एक लेक वॉन पड़ती है, अगर उसमें भी आप कूदोगे तो उसमें भी नहीं डूबोगे। कारण क्या, डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। ऐसे ही एक अंटार्कटिका में मिला है एक डान जुआन पॉन्ड, क्या नाम है उसका, डान जुआन पॉन्ड। उसके तो 1000 ग्राम पानी में 440 ग्राम नमक है, उसमें तो डूबोगे ही नहीं, वो तो तारकोल जैसा होगा। मतलब इतना नमक है कि नमक और पानी, मतलब तो सॉल्टिएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इस समय जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डान जुआन पॉन्ड, अंटार्कटिका। जो खारी खारी झीलें हैं ना उनके बारे में बता रहा हूं मैं। जैसे पहले हम पढ़ते थे डेड सी, आज से 25 साल पहले हम पढ़ते सबसे खारा जो लेक है वो कौन सी है, डेड सी। फिर समय बदला, फिर बताया गया हमें कि जिबूती में, टर्की में एक लेक है वान, क्या है, लेक वान टर्की में है, वो बहुत सलाइन है, वो डेड सी से भी ज्यादा सैलिनिटी है उसकी। फिर हम और गए आगे, समय बदला, फिर पढ़ा हमने कि क्या बोलते हैं, जिबूती में एक जगह है, जिबूती अफ्रीका में एक देश पड़ता है, ठीक है, डजीबूती मत पढ़ना, जिबूती, उसमें एक लेक असल है, वो सबसे सॉल्टिएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है। चलो जी वो भी चेंज हो गया। फिर उसके बाद अब पढ़ रहे हैं हम क्या, कि डान जुआन पॉन्ड जो कि अंटार्कटिका में पाया गया एक तालाब है, झील है, उसकी 440
पर 1000, उसमें कितना है 440 ग्राम नमक है 1000 ग्राम पानी में। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा जी, इसी प्रकार सागर में लहरें एवं धाराएं, मछली, सागरीय जीव, प्लैंकटन आदि लवणता से नियंत्रित होते हैं। मछलियां, भाई खारे पानी, अधिक खारे पानी की मछलियां अलग तरह की होंगी, कम खारे पानी की मछलियां अलग तरह। कुछ मछलियां ऐसी होंगी जो नदी के मुहाने पर रहेंगी। कहाँ पे रहेंगी? क्योंकि नदी का जो मुहाना होता है वहाँ फ्रेश वाटर होता है। कुछ होंगी जो खारे पानी की मछलियां होंगी, है ना। एक लोक और भी है सागरों के नीचे, ऐसी ऐसी मछलियां क्या बताना। आप तो टॉर्च बना रहे हो, लड़ी लगा रहे हो, उन पे ऑलरेडी लगी हुई है फिट, ठीक है। करंट मारने वाली मछली अलग है, ठीक है। और क्या क्या बोलते हैं, कलर बदलने वाली मछलियां अलग है। इवन वो जो क्या बोलते हैं उनको, ऑक्टोपस, वो भी हैं कलर बदलने वाले। इंक फेंकने वाले ऑक्टोपस अलग हैं। कभी नेशनल ज्योग्राफी डिस्कवरी को देखिए, तब समझ में आएगा आपके कि चमत्कार होते क्या हैं, प्रकृति ने कैसा कैसा बना रखा किस किस को, है ना। तो उनको वेपन्स से क्या कर रखा, वो अपने टैंक तो बना नहीं सकते, मिसाइल, तो उनको वेपन्स दे रखे प्रकृति ने। भाई तुम शत्रु से कैसे बचोगे। कुछ तो ऐसे हैं जो पत्थर जैसे दिखते हैं, है मछली, पता ही नहीं चलता पत्थर बैठा हुआ क्या बैठा हुआ, मछली बैठी हुई। कुछ ऐसी मछलियां हैं कि जिनमें ऐसे कांटे हैं कि अगर उसमें एक बार पैर पड़ गया तो समझ लो गए, मर गए। इतने जहरीली मछलियां हैं। इवन एक वो नेशनल ज्योग्राफी में था एक, है ना, तो उसने पता नहीं कितने सांपों के साथ कार्य किया, पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन उसको एक छोटी सी मछली ने काटा हार्ट पे और वो मर गया। नाम भूल रहा मैं उसका क्वेश्चन बना था कभी, ठीक है, बहुत पुरानी बात है। चलो जी, फिर अब इंपॉर्टेंट होता है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। समुद्री जल में लगभग 27 प्रकार के लवणों का पता लगाया गया। कितने प्रकार के? जिसमें से 7 होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। इनके नाम कर लो याद अभी, क्योंकि बनेगा पेपर में। कहाँ? पेपर में। सबसे पहले याद करो सोडियम क्लोराइड, नकल NaCl। जब बचपन में याद नहीं हुआ तो नकल करके याद हो गया NaCl। खाने वाला नमक जो है वो उसे क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। दूसरे नंबर पे है मैग्नीशियम क्लोराइड। दूसरे नंबर पे क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। अब कैसे याद करते हैं भैया? क्लोराइड क्लोराइड है, एक में सोडियम है एक में मैग्नीशियम है। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, हो गया याद। पहले दो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो 2 नमक हैं वो है सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। बल्कि अब साइंस जब आप पढ़ रहे होंगे वहां पे क्वेश्चन बनेगा कि बरसात में नमक गीला क्यों हो जाता है। क्या हो जाता है यार? पैकेट खोलो, ऐसा कुछ करते भी नहीं हम, लेकिन अंदर देखते हैं गीला। क्या देखते हैं? गीला। तो उत्तर बता सकते हो साइंस वालों, क्यों होता है गीला? बताओ। क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धता रहती है शायद नमक में। एक बार चेक करो जरा नेट पे, नमक गीला क्यों होता है बरसात में? क्योंकि नमक को कितना भी रिफाइंड करो आप उसमें, लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड की क्या रहती है? मैग्नीशियम समथिंग की अशुद्धता रहती है, जिसके कारण बरसात में नमक गीला हो जाता है। क्योंकि वो क्या करता है? यही है आंसर। हाँ, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की अशुद्धता के कारण नमक क्या हो जाता है? बरसात में गीला हो जाता है। तो थोड़ा सा मैंने साइंस का छौंका क्या कर दिया? लगा दिया इसमें। अच्छा लगता है ना दाल में हिंग जीरा बीच बीच में। और ये क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। तीसरे नंबर पे होता है भाई मैग्नीशियम सल्फेट। तीसरे नंबर पे क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट। कोई समस्या है तो बता दो। मैग्नीशियम सल्फेट। चौथे नंबर पे होता है कैल्शियम सल्फेट। चौथे नंबर पे क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। अब देखो कितना आसान है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, 2 क्लोराइड है। पहले सोडियम याद करो फिर मैग्नीशियम याद करो। अब क्या है कि अब जो अगला है फिर मैग्नीशियम है, लेकिन क्या है कि सल्फेट है। फिर क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट है। फिर आ गया कैल्शियम सल्फेट। 4 याद हो गए, वेल बिगन इज हाफ डन। 4 से काम बन जाता है कंपटीशन में। पर फिर भी जालिमों का क्या भरोसा, क्या पता आगे से पूछ लें, है ना। तो याद कर लो पोटेशियम सल्फेट। मेरी बात को अन्यथा न लिया जाए,
जिन पर अत्याचार होते हैं तो वो लोग, अच्छे शब्दों का प्रयोग वैसे करना चाहिए हमें, बट परीक्षा लेने वाले को कभी भी क्या नहीं माना जाता। तो उसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पेपर जिसने सेट किया होगा, जहाँ पे उसने फंसाया इतना पढ़ने के बाद भी, तो फिर उसके लिए एक शब्द आया वहाँ पर, वो मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, ठीक है, अन्यथा ना लें उसको, है पोटेशियम सल्फेट। क्या? पोटेशियम सल्फेट। उसके बाद आता है पोटेशियम, पोटेशियम को के बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद क्या आता है? कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद आता है मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या आता है? मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो भैया तीन के ना लास्ट वाले अलग याद करो, पहले ऊपर के चार याद कर लिया आपने, तीन अलग से याद करो, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, याद हो गया? साथ के साथ हो गए, ठीक है, थोड़ी देर में पूछूंगा। अब एक बार क्वेश्चन बना कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या होता है? सागर में जो लवण है उनका स्रोत क्या है? आंसर पृथ्वी। और पृथ्वी और वाहक अगर मैं पूछूं तो नदियां। पृथ्वी के सारे सॉल्ट लेकर सागरों में कौन लेके जा रही है? नदियां लेके जा रही है। कौन लेके जा रही है? नदियां लेके जा रही है। वहां क्या चल रहा है? वाष्पीकरण चल रहा है, सॉल्ट वहीं रह जा रहे हैं, फिर वाष्प जा रही है, उड़ रही है, बादल बन रहे हैं। फिर बादल से एक क्वेश्चन याद आया कि जब बादल बनते हैं तो उसमें न्यूक्लियस का कार्य कौन करता है? बादल बनने के लिए भी न्यूक्लियस की जरूरत पड़ती है। तो आंसर, जो नमक के कण होते हैं ना बादलों के लिए, वो न्यूक्लियस का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? समुद्र की सतह पर नमक उड़ रहा होता है, क्या हो रहा होता है? उसी नमक को न्यूक्लियस बनाकर बादलों का निर्माण होता है। अगर वो कण ना हो, मैं डस्ट पार्टिकल्स नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं? नमक के कण, ठीक है, बहुत महीन कण, माइक्रो, बल्कि नैनो में होंगे मेरे ख्याल से, माइक्रोन में होंगे, वो कण न्यूक्लियस का कार्य करते हैं, बादलों का निर्माण होता है। वो बादल फिर हवाओं के साथ जाते हैं, फिर बरसते हैं, फिर वहां से नदियों के साथ पूरा पानी फिर सागरों में, ये प्रक्रिया चल रही है। तो सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी ही है, पृथ्वी से ही गए हैं सारे लवण। नदियां आदि ताजे जल के माध्यम से सागर तक लवण पहुंचाने वाले कारकों में सर्वप्रमुख हैं। तो सबसे ज्यादा जो लवण पहुंचाने वाले जो वाहक है वो कौन है? नदियां। कौन है? नदियां। बाकी हवा भी चलती होगी, हवा से भी जाते होंगे, ऐसा नहीं है, ज्वालामुखी से भी जाते होंगे। भाई ज्वालामुखी विस्फोट भी तो होते हैं, उसमें भी तो सॉल्ट निकलेंगे। तो अगली लाइन में आपने बोलना है कि पवन तथा ज्वालामुखी से निसृत राखों से भी कुछ लवण प्राप्त होते हैं। किससे? किससे? तो इसको क्या करना, फ्लो चार्ट बनाना है आपने मेंस लिखने के लिए। क्या करना है? फ्लो चार्ट बनाना है। ज्वालामुखी से निश्चित राखों से भी कुछ लवण प्राप्त होते हैं। महासागरों, सागरों तथा झीलों में लवण की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों को नियंत्रक कारक यानी कंट्रोलिंग फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि कंट्रोलिंग फैक्टर कौन है, तो आपने बोलना महासागरों, महासागर बड़े होते हैं, सागर थोड़ा छोटे होते हैं, तो महासागरों, सागरों, झीलों, यहां तक रुकना है। फिर में यहां पे रुकना है, लवण की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों को नियंत्रक कारक या कंट्रोलिंग फैक्टर कहते हैं। इन कारकों में अब पूछेगा ये नियंत्रक कारक कौन कौन होते हैं? नंबर एक होता है वाष्पीकरण। क्या होता है? नंबर दो होती है वर्षा। भाई वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो पानी नमकीन ज्यादा हो जाएगा, सैलिनिटी बढ़ जाएगी। वर्षा ज्यादा होगी तो सैलिनिटी कम कर देगा वहां की। तीसरा होता है नदी के जल का आगमन। तीसरा क्या होता है? नदी के जल का आगमन। चौथा होता है पवन। पांचवा होता है सागरीय धाराएं। और छठी होती है लहरें। तो 6 नियंत्रक कारक पढ़ने हैं आपने। कंट्रोलिंग फैक्टर कितने पढ़ने हैं? नंबर 1 बोलो वाष्पीकरण, नंबर 2 वर्षा, नंबर 3 नदी के जल का आगमन, या नदी का जल भी बोलोगे काम चल जाएगा, नदी का जल, नंबर 5, नंबर 4 पे पवन, नंबर 5। अब सागरीय धाराओं पे आप बोलोगे कैसे? तो सागरीय धाराएं आपने देखा होगा कि 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर से जाने वाली सागरीय धाराएं कहां तक जाती हैं? ओ ऊपर तक जाती हैं, हायर लैटिट्यूड्स तक जाती हैं।
जिनको हम नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बोलते हैं, वो नॉर्थ इक्वेटोरियल का अंतिम सफर कहाँ होता है? माना अटलांटिक ओशन में हूं, नॉर्थ अटलांटिक ओशन का जो लास्ट तो नहीं बोलेंगे, बट कहाँ तक जाएगी वो? यूरोप के बंदरगाहों तक पहुंचाएगी। वो क्या करेगी? गर्म जल धारा है, कहाँ जा रही है? यूरोप में। यूरोप में बर्फ पड़ी हुई, क्या पड़ी हुई? सारे बंदरगाह जमे हुए, और जैसे ये गर्म जल धारा पहुंचती है वैसे ही वहां के सारे बंदरगाह क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। इसीलिए क्वेश्चन पूछा उसने कि यूरोप का कंबल किसे कहते हैं? यूरोप का कंबल। कंबल समझते हो? समझते होंगे बिल्कुल, जाड़ों में तो सभी समझ रहे होंगे। कंबल, रजाई। तो यूरोप का कंबल है गल्फ स्ट्रीम, क्योंकि नॉर्थ इक्वेटोरियल को आगे जाकर तब हम गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? गल्फ स्ट्रीम। से याद आया कि गल्फ स्ट्रीम क्यों बोलते हैं? अब क्यों बोलते हैं? ये तो अटलांटिक ओशन से चल रही है ना, 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर हिंदी में बोलते हैं उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। क्या बोलते हैं? उत्तरी विषुवत रेखीय जल धारा। इसको गल्फ स्ट्रीम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई जब नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जब आगे बढ़ रही है ना, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको एक पार्ट कहाँ जाता है उसका? गल्फ ऑफ मैक्सिको के आसपास अंदर भी जाता है, वहां से जा रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ता है गल्फ स्ट्रीम। क्या नाम पड़ता है? समझ में आ गया? जब महासागरीय धारा वाला चैप्टर करा रहा हूँगा वहां बताऊंगा कि कहाँ से कहाँ तक क्या बोलते हैं, कहाँ से कहाँ तक क्या बोलते हैं। अलग अलग जगहों पर उसके नाम अलग अलग हैं, बट जनरली जो हम जानते हैं गल्फ स्ट्रीम, जो कि सबसे प्रचलित पॉपुलर क्वेश्चन है यूपीएससी का या कहीं का भी। तो गल्फ स्ट्रीम जब यूरोप में गई तो क्या बना? उसे बोलेंगे यूरोप का कंबल। अब फिर वो नीचे आएगी, फिर नीचे आएगी तो अफ्रीका के बाएं तट से कनारी ठंडी, फिर ठंडा होके आएगी वहां से, यहां से। ठीक है, तो अगला पॉइंट है भाई, जहां पे तापक्रम ऊंचा रहता है और वाष्पीकरण अधिक होता है। अब कहां पे होता है तापक्रम ऊंचा और वाष्पीकरण ज्यादा? अयनवर्ती रेखाओं पर। अयनवर्ती रेखाएं बताई थी मैंने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो जहां पर तापक्रम ऊंचा रहता है, वाष्पीकरण अधिक होता है, वहां पर लवणता क्या होती है? अधिक होती है। ये तो कॉमन सेंस है। टेम्परेचर ज्यादा होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा, पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा, नमक वहीं रह जाएंगे, तो लवणता क्या होगी? ज्यादा होगी। अब यहां से क्या क्वेश्चन पूछता है? क्या पूछता है? अगर मैं बोलूं, पहले बता चुका हूं फिर दोबारा बता दूं, अगर मैं बोलूं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स, जो उत्तरी गोलार्ध है पृथ्वी का, उसमें सबसे, या पूरे पृथ्वी पे ले लेते हैं पहले, पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा लवणता कहां पाई जाती है? तो मैंने कल बताया था, बताया था आपको कि 20 से 40 डिग्री, 20 डिग्री से 40 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में। लैटिट्यूड समझते हैं ना, अक्षांश, यानी 20 डिग्री अक्षांश और 40 डिग्री अक्षांश के बीच में सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन बना के वो ये पूछ सकता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, तो भी आंसर क्या होगा? 20 डिग्री से 40 डिग्री। लेकिन अगर वो उसने ये पूछ लिया कि दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक लवणता कहां पाई जाती है, तब 20 से 40 आंसर नहीं होगा, तब आंसर होगा 10 से 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में। क्या होगा आंसर? 10 से 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। पूरी पृथ्वी में 20 से 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। नॉर्थ लैटिट्यूड जब मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब 0 डिग्री से ऊपर वाले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं। तो 20 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है महासागरों में। किसमें? महासागरों में। दूसरा क्वेश्चन ये इसी को ऐसे बना सकता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्वाधिक लवणता कहां पाई जाती है, तो आंसर आपने देना है 20 से 40। सेम आंसर होगा 20 से 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। पर अगर किसी ने यह पूछ लिया कि सदर्न हेमिस्फीयर में सर्वाधिक लवणता कहां पाई जाती है, तब आपने बोलना 10 से 30 डिग्री, ध्यान दें साउथ लैटिट्यूड बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, या दक्षिणी अक्षांश, 10 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इतना समझ में आ गया। और अगर पूछ लिया कि सारे महासागरों की औसत लवणता कितनी है, तब क्या बोलोगे? अगर माना क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि पूरे जितने भी महासागर हैं, उन महासागरों का या वाटर बॉडी जो है अर्थ पर, उसका सबका अगर मिला के बोले कि कितना लवणता कितनी है महासागरों की औसत, औसत बोलते हैं एवरेज को, किसको बोलते हैं? एवरेज सैलिनिटी कितनी है, तब क्या बताओगे? 35 पर 1000। क्या बोलोगे? 35 पर 1000।
अच्छा जी, अगर ये पूछ लिया क्या कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कहां की, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में औसत लवणता कितनी है, तब क्या आंसर दोगे? भाई अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछेगा ना, क्या करेगा वो, अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछेगा, है ना। कभी यक बयक तवज्जो, कभी यक बयक तकल्लुफ, कोई आजमा रहा है मुझे रुख बदल बदल कर, ऐसे ही आपको भी आजमाया जाएगा, रुख बदल बदल कर, मतलब प्रश्न अलग अलग करके क्या किए जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की पूछेगा कि सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितना भी वाटर है या महासागर हैं उसका औसत लवणता कितनी है, तब आपने बोला 34 पर 1000। क्या बोलना है, नोट करते रहिए, सब गायब हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, 34 पर 1000। अच्छा, अगर उसने ये पूछ लिया कि सदर्न हेमिस्फीयर की औसत लवणता कितनी है महासागरों की, तब क्या बोलोगे? अरे बहुत ज्यादा याद नहीं करना भाई, 34, 35, 36 इसी के बीच में आंसर आएंगे आपके। अगर पूछेगा सदर्न हेमिस्फीयर की औसत लवणता कितनी है, आपने बोलना 36 पर 1000, 36 पर 1000। अब यहां पे ये प्रश्न उठता है, 36 नहीं बोलेंगे, 35 बोलेंगे, 35 पर 1000, क्या बोलेंगे? अब यहां पे ये प्रश्न उठता है, अभी तो थोड़ी देर पहले आपको ये बताया गया कि सबसे ज्यादा लवणता 20 से 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में होती है। भाई जब सबसे ज्यादा लवणता 20 से 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में होती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की लवणता ज्यादा आनी चाहिए, सदर्न हेमिस्फीयर की लवणता कम आनी चाहिए। अब हम बोल रहे हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जो लवणता है वो है 34 पर 1000, क्या है, और सदर्न हेमिस्फीयर की बोल रहे हैं हम 35 पर 1000। अब सदर्न हेमिस्फीयर की ज्यादा कैसे आ गई, ये प्रश्न उठा दिमाग में। वो इसलिए आई क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो वाटर हेमिस्फीयर है, महासागर ज्यादा है वहां पर, मतलब वाटर क्या है, ज्यादा है। अगर उसका सॉल्ट हम क्या करते हैं, एवरेज सॉल्ट निकालते हैं तो वो 35 निकलता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जमीन ज्यादा है, पानी कम है, भले ही सबसे ज्यादा सैलिनिटी 20 से 40 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में आ रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन अगर पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के सैलिनिटी की बात करें, लवणता की बात करें, तो यहां पर कितनी आती है, 34 पर 1000। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं कि प्रशांत महासागर की औसत लवणता कितनी है, पैसिफिक ओशियन की, पैसिफिक ओशियन की औसत लवणता अगर मैं पूछ लूं, तब आगे बढ़ते हैं ना, थ्योरी पे आगे चलते हैं, क्योंकि वो जब प्री में क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपको हिट करेगा ऐसे ही, वो बोलेगा पैसिफिक की कितनी है, तब आपने बोला 31 से 35 पर 1000। कितनी, 31 से लेकर कहीं पर 31, कहीं पर 35, 31 to 35 पर 1000। अगर आपसे पूछ लिया अटलांटिक ओशियन की कितनी है औसत लवणता, 36। अब फिर दोबारा वही कि अटलांटिक ओशियन की ज्यादा क्यों आई, पैसिफिक की कम क्यों आई, बोलो। पैसिफिक काफी खुला है, अटलांटिक काफी क्या है, बंद है, क्या है, बंद है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया इंडियन ओशियन की औसत लवणता कितनी है, तो आंसर 35। तो आपके जो आंसर घूमने हैं ना, 35, 36, 34, 35, 36, 34, है ना। वो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में होता है ना, 14 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है, महाभियोग लगाने वाले हैं महामहिम हम आप पे, कितने दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व। जैसे जगह जगह पर 14 दिन की सूचना देनी पड़ती है, वैसे ही यहाँ पर भी 34, 35, 36 के अगल बगल क्या होते हैं, क्वेश्चन घूमते हैं। अच्छा, जैसे महासागरों में क्या होता है कि जैसे समान लवणता वाले क्षेत्र होंगे कहीं पर, तो वहां पे लाइन खींची जाएगी। जैसे माना ये ग्लोब है, मैंने ये लाइन खींच दी और उसमें लिख दिया लवणता 35 पर 1000, माना ऐसे लिख दिया मैंने, तो ये लाइन को क्या बोलेंगे, इस लाइन को क्या बोलेंगे भाई, एक जैसी लवणता है, मतलब एक गोला मार दिया मैंने, ये गोला जरूरी नहीं है कि ऐसे भी अलग भी एक वो बन सकता है, तो उसमें ये बताओ कि उस लाइन को क्या बोलेंगे जिसके अंदर हमने बांध दिया सागर को, हमने बोल दिया कि भाई यहाँ की लवणता जो है वो 35 पर 1000 है, उस लाइन, आइसोहेलाइन, क्या बोलेंगे ऐसी लाइन को, आइसोहेलाइन। और ये बार बार क्वेश्चन बना है,
आपसे दोबारा क्या करेगा, वो प्रश्न पूछ सकता है। हिलाइन याद रखना, है ना, जबकि हम सेलाइन वाटर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और जबकि लाइन जब आ रही तब हम उसको बोल रहे हैं आइसोहेलाइन, और जब हम लवणता बोल रहे हैं तो उसको हम सैलिनिटी बोल रहे हैं या सेलाइन वाटर बोल रहे हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया कि समुद्री लवणता का मापन कैसे करते हैं, तब क्या बोलोगे, तब आप बोलोगे सेलाइन नेक्टर यंत्र से। किससे, सेलाइन नेक्टर यंत्र से। तो ये कुछ प्रश्नों की मैंने बौछार की, आपको क्या, आपके ब्रेन को हिट करने का प्रयास किया कि भाई इस प्रकार के प्रश्न भी क्या हो सकते हैं। तो उसको सबकॉन्शियस कॉन्शियस दोनों माइंड में रखिए और तब तक याद रखिए जब तक कि आपके पेपर में वो प्रश्न सही नहीं हो जाता। ठीक है। अब मैं आगे चल रहा हूं कि जो थ्योरी हम चल रहे थे कि भाई कर्क और मकर रेखाओं के पास सबसे ज्यादा लवणता होती है, ये आप जानते हैं। कर्क और मकर रेखाओं के पास सबसे ज्यादा लवणता, क्योंकि अगर मैं 20 से 40 भी बोल रहा हूं नॉर्थ लैटिट्यूड को, तो वो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के पास है, यानी कर्क रेखा के पास है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है। और सदर्न हेमिस्फीयर में अगर मैं बोल रहा हूँ 10 से 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के पास सैलेंट्री है ज्यादा, तो वो भी 23.5, क्योंकि 30 से पहले क्या था 23.5 डिग्री, और 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर क्या होती है, मकर रेखा होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है। तो मैंने आपको ये बताया कि मकर और कर्क रेखाओं के पास ज्यादा सैलिनिटी होती है। ठीक है। 0 डिग्री इक्वेटर पर क्यों नहीं होती, ये कल भी बताया था, एक बार फिर बता देता हूं कि 0 डिग्री इक्वेटर पर तापमान हालांकि ज्यादा होता है, लेकिन जब आप बहुत सारे चैप्टर पढ़ लोगे ना आगे के, तब आप ये पढ़ोगे कि 3 बजे तक भयंकर गर्मी, 3 बजे के बाद भयंकर बरसात, संवहनीय वर्षा होती है 0 डिग्री इक्वेटर पर। क्या होती है, संवहनीय वर्षा, क्योंककि हवा ट्रेड विंड्स आती हैं, इधर से भी ट्रेड विंड आई, इधर से भी आई, दोनों उठती हैं ऊपर। क्या होती हैं, दोनों हवाएं ऊपर उठती हैं, ऊपर उठा के साथ में क्या लेती हैं, वो मॉइस्चर लेके जाती हैं ऊपर। अब मॉइस्चर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ऊपर जाने पर वायुमंडल की विशेषता होती है कि वायुमंडल में जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होगा। सामान्य ताप पतन दर जिसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, उसकी वजह से वहां पर वो बादल जो होंगे कंडेंसेशन हो जाएगा, संघनन हो जाएगा और बारिश होगी। इसका मतलब 0 डिग्री इक्वेटर पर रोज बारिश होती है। तो ठीक है, सैलिनिटी बढ़ रही है, लेकिन फिर पानी बरस रहा है उसमें, तो उसकी वजह से सैलिनिटी क्या हो जा रही है, बैलेंस हो जा रही है, मतलब कम हो जा रही है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया, आ रहा है। हाँ, ज्योग्राफी भी विज्ञान है, ना कम ना ज्यादा। जैसे इतिहास के लिए बोला था ना मैंने, उसको समझो, कंसेप्ट को समझो। बोर्ड पर और बड़े बड़े सुंदर सुंदर उस पर कुछ नहीं होता है। अगर आपने मेरी बातों को पकड़ लिया, कंसेप्ट समझ लिया, है ना, और मैं आपको मंडूक विधि से पढ़ा रहा हूं। मंडूक विधि मतलब वैदिक शिक्षा का एक प्रकार है। वैदिक शिक्षा में गुरुजी आगे से एक मंत्र बोलते थे और उसके पीछे से जो बच्चे थे वो मेंढक की तरह टरटराते थे, और तब तक टरटराते थे जब तक कि वो याद ना हो जाए। क्या ना हो जाए, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि भारतीय शिक्षा जो थी वो हमारे कंठ पर थी। कहां पर थी, कंठ पर। दिमाग में भी थी, लेकिन प्रश्न आने से पहले ही उत्तर देना। भाई दिमाग से कंठ तक आने में क्या होता है, टाइम लगता है, तो टाइम नहीं लगाना है। प्रश्न पूछने वाले जैसे ही प्रश्न खत्म करता है उससे पहले ही उत्तर दे देना है। वो कब होगा, जब अभ्यास होगा आपका। क्या होगा, तो अभ्यास करो। ठीक है। अगला, ध्रुवों के चतुर्दिक। अब पोल्स पे जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जाते हैं। तो अगर आप पोल्स के चतुर्दिक यानी चारों ओर अगर आप जाएंगे तो वहां पे सैलिनिटी कम होगी कि ज्यादा होगी, कम होगी भाई, कम होगी। जितना जो फ्रेश वाटर है ना पूरे अर्थ पर वो 2% है। कितना, उसमें से भी ज्यादा जो है वो वहां ऊपर है। कहाँ, पोल्स पर। और मैंने बताया भी था कि जो आइस कैप्स हैं आपकी नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, क्या बोलते हैं, ब्लू आइस बोलते हैं इसको। 5-5 हजार साल, 2-2 हजार साल पुरानी बर्फ है। साथ में यूपीएससी वालों ने क्वेश्चन पूछा कि ब्लू आइस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जिसमें एक भी वायरस, एक भी जीवाणु, कीटाणु, विषाणु कुछ नहीं होता है, उसको आइस को बोलते हैं ब्लू आइस। इस ब्लू आइस का प्रयोग किस में करते हैं, किस उद्योग में करते हैं? आंसर, शराब मत बोलो, विस्की उद्योग। किसमें, विस्की उद्योग। इतना समझ में आया? जितनी महंगी विस्की समझ लो उसमें उतना अच्छा पानी क्या किया गया, प्रयोग किया गया है।
अगर किसी विस्की में ब्लू आइस का प्रयोग किया गया है तो उसका रेट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। कारण, और जो आपके खेतों में बनेगी, सुना होगा आपने, जहरीली शराब पीकर लोग अंधे हो गए, जहरीली शराब पीकर क्या हो गए, लोग मर गए, कुछ घटनाएं हुई थी उत्तराखंड में। तो कैसे, अब वो शराब क्या होती है, वो बड़े गंदी तरीके से बनाई जाती है, पानी डाल रहे हैं हैंडपंप से, पता नहीं क्या क्या डालते हैं उसमें, सेल वेल पीस के, है ना। तो उसको पी के तो मरना ही है आदमी ने, है ना। तो आबकारी विभाग का प्रथम जो उत्तरदायित्व होता है वो यही होता है कि ऐसे इस प्रकार के जो वो बनाते हैं खेतों में, कहीं छुपकर जंगल में शराब बनाते हैं, तो वो ना बनाई जाए और ना ही परोसी जाए, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आपके। तो ध्रुवों के चतुर्दिक क्या होगा, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, ध्रुवों के चतुर्दिक कम लवणता की मेखला पाई जाएगी। मेखला मतलब बेल्ट, मेखला मतलब बेल्ट, कम लवणता की मेखला पाई जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार नदियों का मुहाना जहां पर होगा, नदियां जहां पर गिरती हैं उसको क्या बोलते हैं, मुहाना। तो माउथ ऑफ गंगा कहां मिलेगा आपको। अब भाई क्या हुआ कि शुरू में होता ही है, प्रश्न आया कि गंगा नदी का मुहाना कहां पर है, तो अधिकतर लोग लिख के आ गए गोमुख में। उन्हें लगा कि गाय के मुख से क्या हो रहा है, मुहाना बोलते हैं जहां पे नदी गिरती है। तो जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मुहाना होगा ना, वो होगा सुंदरबन डेल्टा, बंगाल की खाड़ी के आसपास, जहां पे गिरती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाती है यहाँ पर। इतना समझ में आ गया। तो जब फ्रेश वाटर वाली नदी जब गिरेगी किसी सागर में, तो भाई वहां पर जो सैलिनिटी होगी वो क्या करेगी, उसको कम कर देगी। क्या कर देगी। अब इस पे एक प्रश्न पूछ लेता हूं मैं, जो यूपीएससी ने पूछा। यूपीएससी ने पूछा मतलब मैं 25 साल पुराने क्वेश्चन की भी बात कर रहा हूं, जो फिल्टर होते होते आपके लोक सेवा आयोग तक पहुंच गया अब तक, ठीक है। मतलब वो बड़ा हो गया है, कौन, लोक सेवा आयोग। उसने पूछा लाल सागर जो है ना, जो छोटे सागर हैं जितने भी, उनमें सबसे ज्यादा सैलिनिटी लाल सागर की होती है। किसकी। भैया डेड सी सी नहीं है। अगर ऑप्शन में होगा तो लाल सागर से ज्यादा सैलिनिटी डेड सी की है, पर डेड सी लेक है। क्या है, कैस्पियन सी लेक है। क्या है, डानजुआन जो मैंने कल बताया था पॉन्ड, वो लेक है। जो जिबूती में असल है वो लेक है, जो टर्की में वान है वो लेक है। अगर सागरों के बीच में एक ऑप्शन दे दिया डेड सी, तब तो डेड सी की सैलिनिटी, जैसे उसने बोल दिया कि भूमध्य सागर, लाल सागर, और एक दे दिया उसने साउथ चाइना सी, और एक दे दिया डेड सी, तब तो डेड सी की सैलिनिटी ज्यादा है। लेकिन अगर सिर्फ सागर सागर दिए, जिन्हें सागर कहा जाता है, जैसे सबसे बड़ा सागर उसने साउथ चाइना सी दे दिया, सबसे बड़ा सागर कौन सा है, साउथ चाइना सी। दूसरा उसने भूमध्य सागर दे दिया, तीसरा उसने दे दिया क्या, रेड सी, और चौथा उसने दे दिया, एक और सी का नाम बताओ, ब्लैक सी। ब्लैक सी भी लेक है भाई, ब्लैक सी भी लेक है। सी का नाम दो, सी, जैसे अराफुरा सी, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पड़ता ना, अराफुरा सी, अराफुरा। 4 ऑप्शन, तो आंसर रेड सी। क्या आंसर होगा। तो यूपीएससी देखो कहां तक सोचती है। उसने बोला रेड सी में सैलिनिटी ज्यादा क्यों है। बिल्कुल, इधर डेजर्ट इधर डेजर्ट, सारी जगह तो डेजर्ट है, डेजर्टों में रिवर तो होती नहीं। होती है क्या, होती है। डेजर्ट के बीच में रिवर होती है, पर उन डेजर्टों में नहीं है। अगर गंगा यमुना अपने देश की नदियों के बाद अगर मैं किसी नदी का सम्मान करता हूं तो वो नाइजर है, डेजर्ट के बीच में से होके जाती है। कभी नाइजर का वीडियो देखना, बड़ी सम्मानित नदी है मेरी दृष्टि में, तो डेजर्ट के बीच में से होकर जा रही है। अभी मत देखो भाई, अभी सुन लो, ठीक है। डेजर्ट में होती है, लेकिन उन डेजर्टों में नहीं है। और कोई भी नदी मीठा पानी नहीं डाल रही है लाल सागर में। ऊपर से लाल सागर क्या बंद है, उधर से अगर स्वेज नहर ना खोली जाती और भूमध्य सागर से उसका कनेक्शन ना होता, तो मेरे ख्याल से उधर से तो पूरी बंद थी। कौन बंद था, लाल सागर। वो तो ये हो गया कि स्वेज नहर खोल दी गई। कब कब 1869 में, 1869 में शायद बननी प्रारंभ हुई या खोल दी गई। चेक करो जरा स्वेज नहर। ये भी क्वेश्चन बनेगा, स्वेज नहर किन 2 सागरों के बीच में है। तब क्या आंसर दोगे, भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी। 1869। अब 1869 मुझे क्यों याद है,
क्योंकि गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में 2 अक्टूबर। समझ में आया? और 400 साल पहले मैंने बताया था किन महान विभूति का जन्म हुआ था। अगर 1469 में जाऊं तो किसका जन्म हुआ था, याद कराया था मैंने आपको। नानक नाम जहाज का चढ़े सो उतरे पार, गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 में, है ना, खत्री परिवार में। उनके पिता का नाम कालू खत्री था, बताया था। और उन्होंने मक्का मदीना की भी यात्रा की थी। कहाँ की? मक्का की यात्रा की थी शायद उन्होंने, और देश के कई भागों का भ्रमण किया था गुरु नानक देव ने। समझ में आया? याद करो यार, मेमोरी बढ़ाओ। तो अगर पूछेगा स्वेज नहर किन के बीच में है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में। भूमध्य सागर भू के मध्य में स्थित सागर, उसी को रूम सागर भी बोलते हैं। एक बार ऑप्शन में रूम सागर दिया, बच्चों की समझ में नहीं आया रूम सागर क्या होता है। मेडिटेरेनियन सी भी उसको ही बोलते हैं। अगर वहां स्वेज नहर ना खुलती तो बंद था। और इधर जो है ना स्ट्रेट ऑफ बबल मंडेब है, दरअसल इधर भी बंद है, बंद तो नहीं है, खुला है। दरअसल जब कोई मक्का मदीना हज यात्रा करने जाता है ना तो स्ट्रेट ऑफ बबल मंडेब से होकर जाता है। कहां से जाता है? आंसुओं का द्वार बोलते हैं उसको, गेटवे ऑफ टीयर्स। क्या बोलते हैं? आंसुओं का द्वार, गेटवे ऑफ टीयर्स से क्वेश्चन बना। किसे कहते हैं? स्ट्रेट ऑफ बबल मंडेब। ये भी पूछा साथ में कि स्ट्रेट ऑफ बबल मंडेब किस किस के बीच में है, तो यमन और जिबूती के बीच में है। किसके बीच में है? यमन और जिबूती के बीच में है। और अगर पूछेगा कि स्ट्रेट ऑफ बबल मंडेब किन 2 वाटर बॉडीज को मिला रही है, तो उधर से लाल सागर है और इधर से गल्फ ऑफ एडन, अदन की खाड़ी है। क्या है? अदन की खाड़ी है। समझ में आ गया? फिर जालिमों ने एक बार फिर और क्वेश्चन पूछा कि लाल सागर का रंग लाल क्यों? पानी लाल नहीं है, क्योंकि उसमें एक शैवाल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उस शैवाल का नाम पूछा उन्होंने, कौन सी शैवाल पाई जाती है। ये बताएंगे मुझे बॉटनी वाले। कोई है? पूरा चेक कीजिए। लाल सागर में जो शैवाल पाई जाती है, जिसकी वजह से लाल सागर का रंग लाल दिखाई देता है ऊपर से देखने पर, उस शैवाल का नाम बताना है आपने। वहां तक नहीं ले जाना चाह रहा हूं, वैसे मैं शॉर्ट में कराना चाह रहा हूं, पर क्या करें। एक व्यक्ति बोले हाँ, ट्राइको डेस्मियम इरिथ्रियम, ये तक पूछा। ऐसे नहीं जाते हैं लबासना, क्या पढ़ना पड़ता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। क्या करना होगा? सूरज बनना चाहते हो तो सूरज जैसा जलना होगा। ठीक है, चलो ठीक है जी। तो ये समझ में आ गया, जहां पे नदी का मुहाना होगा वहां पे भी सैलिनिटी कम होगी। ठीक है, उसके बाद प्रतिचक्रवातीय दशाएं, एंटी साइक्लोन समझते हो आप? अभी चैप्टर पढ़ना हमने साइक्लोन, साइक्लोन का जस्ट उल्टा गया एंटी साइक्लोन। जहां प्रतिचक्रवातीय दशाएं होती हैं वो स्थिर पवन, क्या स्थिर पवन और उच्च तापक्रम के साथ लवणता में वृद्धि करती है। क्या करती हैं? इसका मतलब प्रतिचक्रवातीय दशाएं भी लवणता में वृद्धि करती हैं। ठीक, आगे अयनवर्ती भागों में ये सारी दशाएं पाई जाती हैं, इसलिए क्या होती है? अयनवर्ती रेखाओं के आसपास उच्च लवणता पाई जाती है। क्वेश्चन कथन कारण में देगा कि अयनवर्ती रेखाओं के पास उच्च लवणता पाई जाती है। कारण में देगा क्योंकि प्रतिचक्रवातीय दशाएं स्थिर पवन और उच्च तापक्रम के साथ लवणता में वृद्धि करती हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की पुष्टि कर रहा है। क्या कर रहा है? असर्शन और रीजन दोनों सही हैं। रीजन जो है वो असर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या क्वेश्चन पूछा है मैंने? वीडियो देखना, उसमें नोट करना। कथन कारण के प्रश्न में इसीलिए फंसते हैं लोग, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि यार बोल क्या रहा है वो। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि अयनवर्ती भागों में उच्च लवणता पाई जाती है। ठीक है, पाई जाती है, हाँ जी पाई जाती है। कर्क रेखा, मकर रेखा के आसपास उच्च लवणता पाई जाती है। कारण में देगा वो क्योंकि प्रतिचक्रवातीय दशाएं स्थिर पवन उच्च तापक्रम के साथ लवणता में वृद्धि करती है। आंसर कथन कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की पुष्टि कर रहा है। 1 नंबर खरा। 1 नंबर क्या? खरा। समझ में आ गया? अगला, व्यापारिक हवाएं क्या करती हैं? अब इस कंसेप्ट को समझना भाई। व्यापार जब, क्योंकि मेंस में सारी चीजें लिखनी होती हैं। व्यापारिक हवाएं क्या करती हैं, पहले सुन लो। व्यापारिक हवाएं महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों से
खारे जल को महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर लाकर वहां की लवणता बढ़ा देती है। ट्रेड विंड्स पता है आपको क्या होती हैं? अभी वायुमंडल वाला चैप्टर पढ़ेंगे हम, हल्का सा बता देता हूं मैं। जैसे ये दिख रहा है क्या, ग्लोब दिख रहा है? अटलांटिक वाला ले लेते हैं ना, ये दिख रहा है। ट्रेड विंड्स ऐसे में चलती हैं भाई, कैसे में? ट्रेड विंड्स कैसे चलती हैं? ऐसे कैसे चलती हैं? और इधर को कैसे चलेंगी? इधर को ऐसे चल रही हैं, इधर को ऐसे चलती हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, हाँ ठीक है। तो ये ऐसे चल रही हैं, कैसे चल रही हैं? ऐसे। और ऐसे में कैसे चलेंगी? ऐसे। अब अगर मैं बोलूं कि ट्रेड विंड्स ऐसे चल रही है, तो ये महाद्वीप का, जैसे अफ्रीका है तो अफ्रीका का पूर्वी किनारा क्या हो गया? ये हो गया। पश्चिमी किनारा क्या हो गया? ये हो गया। हुआ? और इस महाद्वीप का पूर्वी किनारा कहाँ हुआ? यहाँ। और पश्चिमी किनारा कहाँ हुआ? यहाँ। लेकिन अटलांटिक ओशन की अगर मैं बात करूं तो अटलांटिक ओशन का पूर्वी किनारा कहाँ हुआ? यहाँ। और पश्चिमी किनारा कहाँ हुआ? यहाँ। ठीक है। तो ये जो लाइन है ना, ये बड़ा कंफ्यूज करती है बच्चों को। कभी कभी तो वो लिखता है कि महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे से ट्रेड विंड्स क्या करती हैं, इधर से चलेंगी ना ऐसे, तो यहाँ की लवणता को कहाँ ले आएंगी? यहाँ ले आएंगी। तो कि महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे से लवणता को खिसका कर, क्योंकि पानी को खिसका, वो धकेलती है ना, वो महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर ले आती है। या फिर वो बोलेगा कि महासागरों के पूर्वी किनारे से लवणता को कहाँ ले आएगी? महाद्वीपों के, सॉरी, महासागरों के पश्चिमी किनारे पे ले आएगी। तो लवणता बढ़ जाती है। ऐसे में क्या होती है? लवणता बढ़ती है। तो जो लाइन है वो बता देता हूं मैं एक बार। व्यापारिक हवाएं महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे ऑब्लिक महासागरों के पूर्वी किनारे, ऐसे लिख सकते हो आप कि महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे या महासागरों के पूर्वी किनारे से खारे जल को महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर लाकर वहां की लवणता बढ़ा देती है। ये समझ में आ गया? अभी रुक जाओ, पछुआ हवाएं ही बतानी है। अगर ट्रेड विंड्स ऐसे चलती हैं तो भाई वेस्टर्लीज ऐसे चलती हैं। कैसे? ठीक उसके उल्टे। अगर ट्रेड विंड्स की ये चल रही हैं तो वेस्टर्लीज कैसे चल रही हैं? ठीक उनका मुंह किस तरफ है? ऊपर की तरफ। किस तरफ है? ऊपर की तरफ है। तो वो क्या करेंगी? पछुआ हवाएं क्या करेंगी? पछुआ हवाएं यहां से और वहां लेके जाएंगी, उल्टा करेंगी वो उसका। क्या करेंगी? तो फिर दोबारा एक लाइन आती कि पछुआ हवाएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर, महाद्वीपों के पूर्वी तट पर लवणता को कम करती हैं और महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर लवणता को बढ़ा देती हैं। क्या ये डायग्राम बना के बताना है? समझ में आ गया? ग्लोब पे समझ में आ गया? क्योंकि मैंने आपको एटमॉस्फेयर वाला वो पूरा एक बता रखा है एक बार चार्ट, तो मुझे लगता है कि अभी बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वायुमंडल में बता दूंगा मैं। ठीक है, एक बार फिर बस कितना ध्यान रखना है? ट्रेड विंड्स ऐसे और वेस्टर्लीज ऐसे। ठीक है, तो वेस्टर्लीज अगर ऐसे में जाएगी तो इधर से इधर को ले जाएगी लवणता, जबकि ट्रेड विंड्स ऐसे में आएगी तो इधर से इधर को लेके आएगी। क्लियर हो गया? ठीक है। तो भाई यहां तक लिख दिया आपने कि पछुआ हवाएं महाद्वीपों के पूर्वी तट से लवणता को कम कर देती हैं और पश्चिमी तटों में बढ़ा देती है। ठीक है, क्योंकि पानी को धकेलते हुए वो क्या करती हैं? यहां तक ले आती है। आगे, सागरीय धाराएं निश्चय ही लवणता को बढ़ाने तथा घटाने का कार्य करती है। भाई सागरीय धाराएं होंगी वो क्या करेंगी? लवणता को बढ़ाएंगी और घटाएंगी। माना अटलांटिक ओशन। अब फिर ये मैंने कहा नहीं कि एक चैप्टर को पढ़ने के लिए कई सारे चैप्टर क्लियर होने चाहिए, पर मैं एक महासागरीय धारा से समझा रहा हूं आपको कि यहां से एक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चलती है। क्या चलती है? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चलती है। क्यों चलती है? कि पछुआ हवाएं जो आपकी, सॉरी पछुआ नहीं, ट्रेड विंड्स जो व्यापारिक हवाएं यहां के पानी को धकेलती हैं। कहां के पानी को? यहां के पानी को धकेलती हैं, आगे की तरफ क्या करती हैं? धकेलती हैं इधर को। तो क्या होता है? यहां से एक धारा, महासागरीय धारा क्या होती है? पैदा होती है, जिसको नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बोलते हैं। हिंदी में उत्तर विषुवत रेखीय धारा, उत्तर विषुवत रेखीय महासागरीय धारा। और वो कैसे चलती जानते हैं? ऐसे करके चलती है, ये ऐसे चलती है फिर वापस आती है। ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसको जनरली हम बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होते हैं। अब उतना नहीं जा रहा हूं मैं कि यहाँ पे जी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बोलते हैं, कहीं पर हम हैटरस की धारा बोल रहे हैं, कहीं पर हम क्या बोल रहे हैं उसको,
गल्फ स्ट्रीम बोल रहे हैं। हाँ, इतना मैंने कल बताया था, गल्फ स्ट्रीम इसलिए बोल रहे हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको से होते हुए जाती है, इसलिए गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं। अब देखो ना, यहाँ खारा, जहां पे देखो ये गर्म जगह है, यहाँ पे पानी खारा होगा, तो यहां से वो खारा पानी लेके वो उधर यूरोप तक ले गई। कहां तक ले गई? यूरोप तक ले गई, ले गई। और ऊपर से एक लैब्राडोर करंट आ रही है। क्या आ रही है? लैब्राडोर करंट आ रही है, लैब्राडोर सी से होते हुए आ रही, बड़े बड़े आइसबर्ग लेके आ रही है। अब आइसबर्ग जो है ना, वो मीठे पानी के आइसबर्ग है। किसके? और वो क्या कर रहे हैं? वो नीचे की तरफ ला रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? लवणता को कम कर रहे हैं। ठंडी धाराएं ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगी, गर्म धाराएं ऊपर की तरफ चलेंगी। इस प्रकार से क्या बैलेंस बना हुआ है। महात्मा बुद्ध की उस बात पर कभी कभी विश्वास होता है कि सृष्टि जो है अपने कार्य कारण के सिद्धांत पर चल रही है, उसको नियंत्रित करने वाला कोई नहीं है। पर दूसरा पक्ष जब हम देखते हैं तो ये माना जाता है कि पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली कोई शक्ति है, पर महात्मा बुद्ध ने ऐसा कहा कि अपने कार्यकरण के सिद्धांत में चल रही है। इसका मतलब बैलेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? मतलब यहाँ का खारा पानी, यहाँ का इवन खारा ही नहीं, गर्म पानी यहाँ से वो उधर जा रहा है, यूरोप के बंदरगाहों को खोल रहा है। गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं। तब तक वो उधर से ठंडा होके आ रहा है, अफ्रीका के बाईं तरफ से होके आ रहा है, कनारी की धारा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अब क्या हो रहा है? कहीं पे भला हो रहा है तो कहीं पे बुरा हो रहा है। बुरा ये हो रहा है कि अफ्रीका के अगर इधर बगल से ठंडी धारा जा रही है, तो यहाँ से जितने बादल जा रहे हैं वो उस ठंडी धारा के ऊपर बरस जा रहे हैं, और यहाँ पे कई वर्षों तक एक बूंद भी पानी नहीं गिर रहा। जब पानी नहीं गिर रहा तो सारा जैसे डेजर्ट बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं भैया? अगर सहारा में जैसे हमारे देश में बरसात होती है ना, वैसे बरसात हो जाए, 2-3 सालों बाद देखना हरियाली आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई? मेन चीज क्या चाहिए? पानी। क्या चाहिए? पानी। धरती को, जिस धरती पर पानी नहीं होगा वो अपने आप बंजर हो जाएगी, डेजर्ट अपने आप बन जाएगा। तो मैंने कहा वहां यूरोप वालों का भला कर दिया गल्फ स्ट्रीम ने, और जब वहां से वो ठंडक लेके आई, कनारी की धारा आई, तो उसने बर्बाद कर दिया इस कॉन्टिनेंट को। वरना इतने बड़े भूभाग पर अगर ये उत्तर प्रदेश, बिहार जैसी अगर फर्टाइल लैंड होती तो अरबों लोग यहां पर रह सकते थे, इतने बड़े भूभाग पर। लेकिन कौन रह रहे हैं? कारवां चल रहे हैं ऊंट पे। क्या हो रहे हैं? किसी काम की नहीं है वो भूमि, लेकिन फिर लोगों ने ढूंढ लिया है। अब यहाँ पर सोलर प्लांट क्या होंगे? लगेंगे, विद्युत पैदा की जाएगी, और बहुत अच्छी जगह है वो क्या करने के लिए? विद्युत उत्पादन के लिए। ठीक है, चलो जी। तो सागरीय धाराएं भी क्या करती हैं? लवणता को घटाने और बढ़ाने का प्रयास करती हैं। मैंने कहा जो ऊपर से फ्रेश वाटर वाली ठंडी धाराएं होंगी वो नीचे आएंगी, खारे वाली जो होंगी वो कहाँ जाएंगी? ऊपर जाएंगी। इवन खारे वाली और भी काम करेंगी। ये जब जाती है ना तो प्लैंकटन्स लेके जाती हैं, क्योंकि प्लैंकटन्स जो होंगे वो 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास ज़्यादा अच्छे होंगे। और प्लैंकटन्स क्या होता है? मछलियों का भोजन। तो ये जब जा रहे होंगे ना, तो यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड तक जब पहुँचेंगे तो इस पर लैब्राडोर करंट मिलेगी, ठंडी। अब ठंडी और गर्म जब जल धाराएं मिलेंगी तो 2 चीज़ें होंगी। मछलियों का तो बढ़िया हो जाएगा, उनका तो खाना आ गया, क्या? प्लैंकटन्स। तो यहाँ पे मत्स्य उद्योग बहुत उन्नत है। ग्रैंड बैंक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ग्रैंड बैंक। लेकिन दूसरी खराब हो जाएगी, दूसरा पक्ष, कि यहाँ पे कोहरा उत्पन्न होगा और बड़े बड़े जहाज क्या होंगे? उनके यातायात में बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए जहाजों को मना किया जाता, भैया यहाँ से मत आना, क्योंकि यहाँ पे क्या है? विजिबिलिटी बिल्कुल 0 हो जाती है। इतना क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? ठीक है जी। एक लाइन और याद कर लिया आपने कि जो महासागरीय धाराएं होती हैं वो क्या करती? निश्चय ही लवणता को बढ़ाने और घटाने का कार्य करती। क्लियर हो गया? भूमध्य रेखीय गर्म धाराएं महाद्वीपों को पश्चिमी भागों से लवण को पूर्वी तट के भागों तक पहुंचाकर वहां की लवणता को बढ़ा देती है। मैक्सिको की खाड़ी में इसी कारण से उच्च लवणता पाई जाती है। फिर क्वेश्चन पूछेगा, कथन कारण में पूछेगा कि मैक्सिको की खाड़ी में उच्च लवणता पाई जाती है। अरे भैया, मैक्सिको की खाड़ी में तो मोटी मोटी नदियां गिर रही है ना, ये तो ऐसा भी नहीं कि बहुत बंद हो, फिर भी इसकी उच्च लवणता क्यों है? तो आपने बोलना है, पहले कथन पूछेगा कि मैक्सिको की खाड़ी में उच्च लवणता पाई जाती है। हाँ जी, पाई जाती है, समर्थन देना है आपने, पाई जाती है। यस, पहला वाला सही है। कारण देगा क्योंकि जो भूमध्य रेखीय गर्म जलधारा है, यानी विषुवत रेखीय, भूमध्य रेखीय मतलब विषुवत रेखीय या नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, वो क्या करती है कि यहाँ की सैलिनिटी को उसके अंदर, खाड़ी के अंदर क्या करती है? धकेल देती है। इसलिए खारापन तो आएगा आएगा।
तो कारण में लिखा होगा भूमध्य रेखीय गर्म जलधारा महाद्वीपों के पश्चिमी भागों से लवण को पूर्वी भागों में पहुंचा कर वहां की लवणता को बढ़ा देती है। कथन कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की क्या कर रहा है? पुष्टि कर रहा है। ये यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। कहां के? और यूपीएससी का मतलब सिर्फ आईएएस नहीं होता है, असिस्टेंट कमांडेंट भी होता है, सीडीएस भी होता है, एनडीए भी होता है, और क्या होता है, और बहुत कुछ होता है ना। ठीक है, अगला। ठीक है जी, गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा यूरोप के उत्तर पश्चिमी तट की लवणता को बढ़ा देती है। बिल्कुल बढ़ा देती है। गल्फ स्ट्रीम जो आगे चलकर उसी को गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं हम। तो गल्फ स्ट्रीम क्या करती है? यूरोप के उत्तर पश्चिमी तट, क्योंकि यूरोप कहां रह गया? ये रह गया यूरोप। यूरोप का अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और नॉर्थ वेस्ट वाला साइड अगर आप निकाल लेंगे, वहीं पर जाती है वो धारा, गर्म जल धारा। तो गर्म पानी लेकर तो जाती है, क्योंकि सारे बंदरगाह बंद रहते हैं। रूस बेचारा, उसके पास इतने सारे बंदरगाह हो सकते थे ऊपर नॉर्थ पोल की साइड, लेकिन जमे हुए हैं। क्या है? किसी काम के नहीं है उसके। जो क्या, इतना लंबा समुद्र तट होते हुए भी रूस गरीब है। कारण क्या है? गरीब मतलब बंदरगाहों के हिसाब से गरीब है, क्योंकि अगर ऊपर नॉर्थ पोल ना होता, इतनी बड़ी भूमि थी, उसके बाद जगह जगह बंदरगाह बनाता, लेकिन नहीं बना सकता क्योंकि जमे हुए रहते हैं। ऐसे यूरोप के भी कई बंदरगाह क्या होते हैं? जमे हुए रहते हैं, लेकिन क्या होता है, क्या होता है, ये जो गर्म जल धारा जाती है वो उसको पिघला देती है। ठीक है, ठीक है जी। तो ठीक है, गर्म पानी लेके तो जाती है, लेकिन लवणता बढ़ा देती है। वहां पे क्या करती है? ऐसे लैब्राडोर की ठंडी धारा, मैंने बताया यहां से लैब्राडोर करंट आती है ना। वो लैब्राडोर कुत्ते यहीं के होते हैं, जो मेन कुत्ते होते हैं वो यहीं के होते हैं। जो भारत में पलते हैं वो मिक्स ब्रीड होती है। उनके पंजों को खोल के देखना, फिन्स दिखेंगे आपको। पानी में फेंकना उन कुत्तों को कभी, अच्छे तैराक होते हैं, पानी पसंद करते हैं वो। ये अलग बात है कि आपने बिस्कुट खिला खिला के भेड़िए को क्या बना दिया? जर्मन शेपर्ड बना दिया। क्या बना दिया? है ना। लेकिन स्टिंक्ट होती है उनके अंदर तैरने की, जैसे लैब्राडोर के, लैब्रा के अंदर तैरने की स्टिंक्ट होती है। ठीक है, और जर्मन शेपर्ड के अंदर क्या, काटने की स्टिंक्ट होती है। जब उसको परेशान करोगे तो काटेगा वो। ठीक है, लैब्राडोर की ठंडी धारा के कारण उत्तर अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट के भाग पर लवणता घट जाती है। इस तरफ की लवणता क्या, सैलिनिटी क्या है? कम है, क्योंकि लैब्राडोर करंट आ रही है वहां से। क्लियर हो गया? अब लवणता का वितरण, अगला क्या है? तो ये लवणता के वितरण में क्या करना, आप पहले एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करो कि अक्षांशीय वितरण के आधार पर महासागरों में लवणता के कितने मंडल पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा आपसे मेंस में, और 4 नंबर में पूछेगा। कितने में? 4 नंबर में। तो आपने बोलना है, पहले याद कर लो कि अक्षांशीय वितरण, अक्षांशीय वितरण समझते हो? लैटिट्यूड पर जो वितरण है लवणता का, उसके हिसाब से, अक्षांशीय वितरण के हिसाब से महासागरों में लवणता के 4 मंडल पाए जाते हैं। नंबर 1, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, कम लवणता वाला मंडल। डैश करके क्या लिखना आपने? कौन सा? ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र, कम लवणता वाला मंडल। कम लवणता क्यों? क्योंकि क्या हो रही है? बारिश आ रही है, जिसकी वजह से लवणता कम हो जाती है। ठीक है। दूसरा बोलना है आपने अयनवर्ती क्षेत्र। अयनवर्ती बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा, मकर रेखा वाला क्षेत्र। उसके आगे लिखना आपने अधिक लवणता वाला मंडल। तीसरा लिखना आपने शीतोष्ण कटिबंध। क्या लिखना आपने? शीतोष्ण को बोलते हैं टेम्परेट। क्या बोलते हैं? टेम्परेट। और वो टेम्परेट कहाँ मिलेगा? वो हायर लैटिट्यूड पर मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा? हायर लैटिट्यूड पर मिलेगा। शीतोष्ण कटिबंध, ये भी कम लवणता वाला मंडल, क्योंकि 0 डिग्री से जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, वैसे सामान्यता ये बोला जाता है लवणता क्या होती? कम होती जाती है। ये अलग बात है कि 20 से 40 के बीच में सर्वाधिक होती है, पर और ऊपर जाएंगे ना, कम कम कम, और ऊपर जाओगे पोल्स पर, तो वहां तो मीठा पानी मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? और बर्फ के रूप में मिलेगा। ठीक है। और चौथा होता है ध्रुवीय तथा उपध्रुवीय। ध्रुवीय तथा पोलर और सब पोलर। पोलर बोलते हैं ध्रुव, और सब पोलर बोलते हैं उपध्रुव। ठीक है। वहां पे क्या होगा? न्यूनतम लवणता मंडल। क्या बोलेंगे? बस इतना लिख देना, 4 में से 4 नंबर, 4 में से 3 नंबर कहीं नहीं गए। पहले मेंस का क्वेश्चन एक तैयार कर लो। कर लिया। अब आते हैं हम लवणता के वितरण में। प्रत्येक महासागर, सागर, झील आदि में लवण की मात्रा में अंतर पाया जाता है। पाया जाता है, बिल्कुल।
लवणता में अंतर क्षैतिज तथा लंबवत। क्षैतिज बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। भैया हॉरिजॉन्टल में भी पाया जाएगा। मैंने कहा था आपको अंटार्कटिका से जहाज लेके चलना और नॉर्थ पोल तक चलना, आर्कटिक ओशन तक, और हर जगह पर हर दिन जब जब कप उठाना और पीना, तो सैलिनिटी अलग अलग मिलेगी। क्या मिलेगी? अलग अलग जगह पे सैलिनिटी अलग अलग होगी। ऐसे गोता लगाना, क्या लगाना? गोता लगाने के लिए क्या करोगे आप? एक ऑक्सीजन सिलेंडर बांध के जाओगे, पर बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा पाओगे, पहले बता रहा हूं। उस ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या ले जाओगे आप? अब आम आदमी से पूछोगे तो वो बोलेगा ऑक्सीजन ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? तो क्या ऑक्सीजन ले जाओगे? नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। इस समय जब मैं सांस ले रहा हूं तो मैं ऑक्सीजन भी ले रहा हूं और मैं नाइट्रोजन भी ले रहा हूं, और मेरे फेफड़े, वायुमंडल में कितनी होती नाइट्रोजन? पक्का? तो 78%, अगर 79% के आसपास अगर नाइट्रोजन में ले रहा हूं तो उतनी ही नाइट्रोजन मैं छोड़ रहा हूं। मैं पौधा नहीं हूं। क्या नहीं हूं? मैं वृक्ष नहीं हूं। अगर मैं वृक्ष होता तो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता। ये भी क्वेश्चन है। अगर मैं वृक्ष होता, दरअसल ऐसा नहीं पूछा उन्होंने कहा जो वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो आंसर होता नाइट्रेट के रूप में। मैं 2-3 क्वेश्चन कहानी में आपको याद करा रहा हूं, ठीक है? अब जब मैं ले रहा हूं तो जितनी नाइट्रोजन में ले रहा हूं उतनी नाइट्रोजन छोड़ रहा हूं, और ऑक्सीजन जो 21% वो मेरे काम की है, उसमें से मेरा हीमोग्लोबिन 4 अणु ऑक्सीजन के पकड़कर मेरे शरीर के विभिन्न ऊतकों तक, टिश्यूज तक क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। और क्योंकि जो लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं उनके तो टिश्यूज में और ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच रही है, इसलिए वो चमकदार हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? एनर्जी आ रही है उनके हर टिश्यू में। क्या हो रहा है? क्योंकि उनकी हर सेल में क्या मिल रहा है? सुबह सुबह ऑक्सीजन मिल रहा है। समझ में आ रहा है? और जो नहीं जा रहे हैं उनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलो जी। अब जब मैं गोता लगाऊंगा ना, कहा? सागर के नीचे। एक क्वेश्चन मैं साइंस का तैयार कर रहा हूं, ये पे ज्योग्राफी में, तो मैं ऑक्सीजन और हीलियम भर के जाऊंगा अपने किसमें? इवन अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसको भी ऑक्सीजन और हीलियम का कंबाइंड दिया जाता है। क्या ऑक्सीजन जब दी जाती है। इसीलिए देखा होगा जब पेशेंट होता है ना, जब तकलीफ में होता है तो उसका रंग काला सा पड़ जाता है। उस पर ऑक्सीजन लगाओ, थोड़ी देर बाद उस पर चेहरे पर चमक आनी स्टार्ट हो जाती है। उसका मतलब उसके टिश्यू जो है वो वहां तक क्या होने लग गया? ऑक्सीजन, प्रत्येक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचने लग गई, और उसका चेहरा अपने आप ही चमक आनी वापस आ जाएगी। अब मैं हीलियम भर के क्यों जाऊंगा? कारण यह है कि अगर मैं नाइट्रोजन भर के मैंने गोता लगाया तो मेरा हीमोग्लोबिन नाइट्रोजन के साथ कुछ नीचे डेप्थ पर क्रिया कर देगा, और क्रिया कर देगा तो जो 4 अणु ले जा रहा था उसकी जगह पहले 3 अणु, फिर 2 अणु, फिर जब 2 अणु जा रहे होंगे तो वोमिटिंग सा होगा, नीचे घबराहट सी होगी। जब 1 अणु जाएगा खाली तो मूर्छित हो जाऊंगा मैं, और जब 4 अणु गायब हो जाएंगे, मतलब क्योंकि वो पूरी क्रिया करेगा नाइट्रोजन के साथ, कौन? हीमोग्लोबिन, तो फिर क्या होगा? डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इवन वायरलेस पे बोल भी नहीं पाएगा आदमी कि भाई साहब खींचो ऊपर। तो हीलियम वो गैस है जो, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि जिस वायुमंडल दाब में हम हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है, वहां पे नाइट्रोजन हीमोग्लोबिन के साथ कोई क्रिया नहीं करती है। लेकिन जब हम सागर के नीचे कूदते हैं तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। और जब वायुमंडलीय दाब ज्यादा होगा तो वहां पर नाइट्रोजन हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब क्या हुआ? क्योंकि हीलियम ऐसी गैस है जो अधिक वायुमंडलीय दाब पर भी हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया नहीं करती, इसलिए मैं अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम भर के जाऊंगा, गोता लगाऊंगा, फिर अब खोजूंगा क्या? सैलिनिटी। क्या खोज रहा था मैं? हाँ, फिर वापस भी तो आना है, कहीं भूल जाओ आप भाई। हॉरिजॉन्टल हमने देख लिया, वर्टिकल भी तो देखना है नीचे जाके। तो भाई सैलिनिटी अब क्या होगा मैं अगली लाइन में बता रहा हूं। पहला, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सामान्य रूप से लवणता की मात्रा में कमी आती है। क्या आती है? अब सिंगल क्वेश्चन बना देगा वो कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सामान्यता वर्ड यूज करेगा वो। क्या? सामान्यता इसलिए कर रहा क्योंकि 20 से 40 में मैक्सिमम है,
आप वहाँ पे लड़ोगे नहीं कि यहाँ पे मैक्सिमम क्यों हो गई जी, आपने तो कहा था कि कम होती है। सामान्यतः क्या होता है, लवणता की मात्रा में कमी आती है। उच्चतम लवणता आपको मैंने बता दिया 20 से 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, सदर्न हेमिस्फीयर में 10 से 30 डिग्री, ये प्रश्न मैं पहले ही पूछ चुका हूँ आपसे, ठीक है, 10 से 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के मध्य पाई जाती है। समस्त उत्तरी गोलार्ध में औसत लवणता कितनी है, 34%, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका हूँ। मैंने कहा सदर्न हेमिस्फीयर में औसत लवणता कितनी है, 35%। क्यों है ये भी बता दिया, क्योंकि पानी नीचे ज्यादा है, तो ज्यादा पानी ज्यादा लवण, इसलिए 35%। 35% नहीं पर 1000, 34 पर 1000, 35 पर 1000। अब बंद सागरों की अपेक्षा खुले सागरों में लवणता कम पाई जाती है। बंद सागरों में लवणता क्या होगी, ज्यादा होगी। तापमान लवणता की मात्रा को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। तापमान क्या करेगा, लवणता की मात्रा को प्रभावित करेगा। अब उच्च अक्षांशों में, अब हम गए हायर लैटिट्यूड। हायर लैटिट्यूड मतलब समझ रहे हो, 60, 65, 70। हायर लैटिट्यूड में गहराई के साथ अगर यहां गोता मारोगे, वो सिलेंडर जिसमें हमने क्या भरा था, ऑक्सीजन के साथ हीलियम भरा था, जब यहां गोता मारोगे और अगर हाइपोथर्मिया के शिकार ना हुए तो शायद आप रिपोर्ट दे पाओगे। जब आप कोल्ड वाटर में कूदते हो तो मृत्यु होती है हाइपोथर्मिया से। किससे होती है, विद इन 30 सेकेंड, विद इन 1 मिनट, ठंडे पानी से, ठीक है। अगर आप रूस के नहीं हो तो चलो नीचे गोता लगाया तो क्या होगा, गहराई के साथ साथ लवणता बढ़ेगी, क्या होगी। फिर मध्य अक्षांशों में आ जाओ, मध्य 30-35 वाला जो होता है, 40 वाला मध्य अक्षांश में आ गए। मध्य अक्षांशों में 200 फैदम, कितना, 200 फैदम। समुद्र की गहराई नापते हैं, आंसर फैदम में। 200 फैदम को अगर आप मीटर में चेंज करोगे तो 387 मीटर आएगा, कितना, 387 मीटर। तो 387 मीटर तक लवणता बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा अधिक गहराई पर जाने पर फिर घटेगी। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। हायर लैटिट्यूड पर कूदोगे तो गहराई के साथ साथ क्या होगी, लवणता बढ़ेगी। मध्य अक्षांशों में कूदोगे तो क्या होगा कि पहले 200 फैदम तक क्या होगी, लवणता बढ़ेगी, और फिर और नीचे जाओगे तो लवणता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतना समझ में आ गया, ये हो गया लवणता का वितरण। कितना आया समझ में, पूरा लिख लोगे मेंस का क्वेश्चन, अगर मैं यहां से क्वेश्चन बनाऊंगा लिख लोगे। कुछ नहीं, फ्लो चार्ट बनाना है आपने और क्वेश्चन आंसर करने। कितने मिनट हो गए भाई, ठीक है, मेरे ख्याल से काफी है ना। इसके बाद बताऊंगा अगला।